जय वीर बालाजी दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जय वीर बालाजी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर मैं नई नई डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। भूत प्रेत से संबंधित डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। अगर आप भी ऐसी कहानी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई डरावनी कहानी जिसका नाम है चुड़ैल का आतंक। कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहानी पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। पुलिस वैन के सायरनों की चीखती आवाज़ से वन वे स्ट्रीट का पूरा क्षेत्र गूंज उठा। एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ती सड़क हेडलाइट्स की रोशनियों में नहा उठी। पत्थर लगाकर सड़क के एक हिस्से को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। पुलिस वैन रुकी और उनमें से धड़धड़ाते हुए कई सशस्त्र जवान उतरे। पुलिस वैन के पीछे 4 एम्बुलेंस थी। एम्बुलेंसों से उतरते वार्ड बॉय हैरत भरी नज़रों से दूसरी एम्बुलेंसों को देख रहे थे। तभी वहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और शहर का मेयर भी आ पहुंचे। उस इलाके का थाना इंचार्ज सोनूपत राव घटना स्थल का मुआयना कर रहा था। ये सब क्या है इंस्पेक्टर? गुस्से से बिफरता मेयर सोनूपत राव के निकट आ पहुंचा, मगर उसकी आवाज़ में दहशत की कपकपी को स्पष्ट महसूस किया जा सकता था। उसकी नज़रें न चाहते हुए भी उस खौफनाक दृश्य को देख रही थी जो उसके रोंगटे खड़ा कर देने के लिए काफ़ी था। मेयर के शब्द पिघले शीशे की तरह सोनोपत के कानों में उतरे थे, मगर शिष्टतावश वह कड़वा जवाब नहीं दे सका और बोला, किसी ने बड़े पैमाने पर हिंसक कारनामा कर दिखाया है। उसे हिंसक कारनामा ही कहा जाएगा। सड़क पर 10 लोगों की लाशें पड़ी थीं, जिनमें 2 मासूम बच्चे भी थे। बाकी 4 औरतें और 4 मर्द थे। 10 लाशों की बड़ी बुरी दशा थी। किसी का हाथ गायब था तो किसी का पाँव, किसी का सिर तो किसी का धड़। दोनों बच्चों के गुर्दे और कलेजे गायब थे। मगर ये हिंसक कारनामा किसका है, हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है, मेयर ने रौब झाड़ते हुए कहा। अब सोनूपत की सहन शक्ति जवाब देने लगी। वह रूखे स्वर में बोला, मैं भी आपकी तरह किसी जिम्मेदार शहरी के इत्तला करने पर यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे पता लगा सकूँ कि यह दुर्दांत हत्यारा या नरभक्षी हत्यारा कौन है। नरभक्षी? वरिष्ठ पुलिस अधिकारी चौंका। यस सर, नरभक्षी। आप देख ही रहे हैं, हर लाश का एक न एक अंग गायब है। अगर कोई उस अंग को काटता तो धारदार हथियार के वार का निशान लाश पर होता, जबकि कटे अंग के स्थान पर किसी भी तरह के धारदार हथियार का निशान नहीं है, बल्कि देखने से लगता है कि किसी ने पूरी बेदर्दी से उस अंग को नोच लिया है। दूसरी बात, लाश के ये गायब अंग दूर दूर तक हमें नहीं मिले। लेकिन क्या मिस्टर राव? अधिकारी ने टोका। लेकिन सोनूपत ने झुरझुरी सी लेते हुए बताया, कटे अंगों के अपशिष्ट पदार्थ जैसे नाखून, बाल, सख्त और मोटी हड्डियां हमें एक गड्ढे से बरामद हुई हैं। क्या? वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का भी कलेजा कांप गया। चेहरा कोरे कागज की तरह सफ़ेद नजर आने लगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ सर, राव ने बताया। मैंने घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया है। मुझे यहाँ कहीं भी किसी जानवर के पाँव के निशान नहीं मिले हैं। बारिश होने के कारण सड़क के किनारे की मिट्टी बेहद नम है। ऐसे में यदि ये
सभी किसी आदमखोर जानवर का शिकार होते तो अवश्य ही यहाँ उनके पंजों के निशान मिलते, मगर ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे। मगर एक अजीब से निशान जरूर मिले हैं। कैसे निशान? आइए मैं दिखाता हूँ। सोनोपत राव अपने ऑफिसर को एक स्थान पर ले गया। वहाँ की जमीन कच्ची होने के कारण कुछ निशान बन गए थे, मगर वो निशान ऐसे थे जैसे पाँव के निशान न होकर पाँव की हड्डियों के निशान हों। वन वे स्ट्रीट पर हुए हत्याकांड की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही थी, क्योंकि जब सोनोपत किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाया तो उसने डॉग स्क्वाड वालों की सहायता ली। घटना स्थल की तरफ बढ़ते जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते भीगी बिल्ली की तरह काँव काँव करने लगे थे और घटना स्थल को सूंघते ही थुथनी ऊपर उठाकर रोने लगे। और उसके बाद जो हुआ वह हैरत अंगेज था। अचानक ही कुत्ते लोहे की मजबूत जंजीर में बंधे होने के बावजूद बेकाबू हो गए और कोई चैन छुड़ाकर तो कोई चैन तुड़ाकर भाग खड़े हुए। उनमें से एक कुत्ता पागल हो गया। रात के अंधेरे में जब इक्का दुक्का वाहन ही सड़क से गुजर रहे थे, तब उस सड़क के दाहिनी ओर दूर तक फैले खेतों में सरसराहट हुई। कोई खेतों में खड़ी फसलों को अपने कदमों तले रौंदता हुआ सड़क की तरफ आ रहा था। मगर हैरत की बात यह थी कि आकाश की ओर मुंह उठाए खड़ी फसल किसी दबाव से बेजान होकर जमीन पर गिरी तो जा रही थी, मगर उसे कुचलने वाला अदृश्य था। कुछ पलों बाद खेतों के बीच धुआं सा उठा और उसने एक मानव आकृति का रूप धारण कर लिया। अगले ही पल वहां एक बहुत खूबसूरत युवती खड़ी दिखाई देने लगी। आधुनिक फैशन के कपड़ों में लिपटी वह युवती मक्खन की तरह गोरी चिट्ठी थी। वह सड़क किनारे पहुंचकर आने जाने वाले वाहनों को देखने लगी। तभी उसकी नज़र दूर से आती लाल वैन पर पड़ी। उसे देखते ही उसकी आंखों में से ऐसी चमक उभरी जैसे अंधेरे में खड़ी बिल्ली की आंखें चमकती हैं। वैन चालक और उसमें बैठे 3 मनचले युवकों ने भी सड़क किनारे खड़ी खूबसूरत बाला को देख लिया था। क्या मस्त लड़की है, एक ने कहा। मगर इतनी रात गए, दूसरे ने कुछ कहना चाहा। तभी तीसरे युवक ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, अबे घोंचू, रात के अंधेरे में निकलने वाली खूबसूरत लड़कियां ही हम जैसे भंवरों को पराग रस चूसने का मौका देती हैं, समझे? कबीर, उसने वैन चालक से कहा, बेचारी लिफ्ट के लिए इंतजार में खड़ी लगती है शायद, वैन रोक कर चलाना। समझ गया। कबीर के होठों पर कुत्सित मुस्कान उभर आई। उसने लड़की के करीब पहुंचते ही वैन रोक दी और विंडो से सिर बाहर निकालकर बेहद शालीनता से पूछा, यस मैडम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? उसके सवाल पर लड़की मुस्कुराई, इठलाई और फिर आमंत्रण भरी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालती हुई बोली, क्या आप मुझे कचहरी रोड से पहले पड़ने वाले मोड़ तक लिफ्ट दे सकते हैं? वह मोड़ तो चंदन नगर की तरफ जाता है। हाँ, मुझे वहीं जाना है, लड़की ने कहा। संयोग की बात है, हमें भी वहीं जाना है। मोड़ क्या, हम आपको सीधे चंदन नगर ही ले चलते हैं। आइए बैठिए। कबीर ने पिछली सीट पर बैठे 2 दोस्तों की तरफ देखा। एक ने साइड डोर खोल लड़की के बैठने के लिए जगह छोड़ दी। लड़की बैठी, फिर वैन आगे बढ़ गई। कचहरी रोड से पहले पड़ने वाले रोड पर वैन मुड़ी तो चारों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सड़क एकदम सुनसान और निर्जन थी। सड़क के दोनों ओर
दूर तक खेतों और बागों का सिलसिला फैला हुआ था। तभी पिछली सीट पर बैठा युवक चौंका और बोला, यार, ये दुर्गंध कैसी है? बाकी तीनों ने भी उस दुर्गंध को महसूस किया, जैसे कहीं मुर्दा जल रहा हो और मांस सड़ रहा हो। कबीर ने कहते हुए वैन की लाइट जला दी। उसे उस दुर्गंध के आते ही पिछली सीट पर बैठी लड़की की चिंता हुई। आखिर उनकी इच्छा पूरी होने का समय जो आ पहुंचा था। थोड़ा आगे जाकर किसी खेत में लड़की को ले जाने की योजना बना रहा था कबीर। मगर जैसे ही उसने अपने सामने लगे बैक व्यू मिरर पर नजर डाली तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक हाथ से ड्राइविंग व्हील संभालकर दूसरे से आंखों को मसल कर उसने पुनः देखा, मगर शीशे में लड़की का अक्स नजर नहीं आ रहा था। उसने चौंक कर पीछे सिर घुमाकर देखा तो कबीर के हलक से चीख उबल पड़ी। उसकी चीख ने सभी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया और फिर जब उसकी नज़रों के टारगेट की तरफ उनकी नज़रें घूमी तो सभी हलक फाड़ कर चीख पड़े। कबीर वैन पर कंट्रोल नहीं रख सका। उसकी वैन दाईं ओर के खेत में जा घुसी, मगर उसकी नज़र पिछली सीट पर ही चिपकी थी, जहां लड़की की जगह एक भयानक औरत बैठी थी। अधजले ऊपर की ओर खड़े घोंसले से बाल, काली पुतली में सफ़ेद तारे वाली आँखें, माथे से नाक तक फटा घाव, काले पीले लंबे लंबे दांत जिन्होंने निचला होंठ ढक रखा था, खौफनाक लंबे नाखूनों वाले पंजे, जली हुई चमड़ी वाली बेहद डरावनी औरत थी वह, जिसे देखते ही डर से कबीर का हार्ट फेल हो गया था। अचानक कार एक झटके से रुक गई। वैन में बैठे युवक अपनी जान बचाने की कोशिश में वैन के दरवाजे खोलने लगे, मगर दरवाजे जैसे वेल्ड हो गए थे। पिछली सीट पर बैठी चुड़ैल ने भयानक ठहाका लगाया, भागना चाहते हो? अपनी मौत से नहीं भाग सकोगे। उसके मुंह से निकलती आवाज इतनी डरावनी थी कि पिछली सीट पर उसके साथ बैठे युवकों की पैंट गीली हो गई। चेहरे राख जैसे धुआं धुआं नजर आने लगे। उनकी सांसें जैसे अटक गई थीं। उनकी हालत का मजा लेते हुए वह चुड़ैल बोली, तुम चारों मेरी जवानी का मजा लूटने के लिए मुझे यहाँ लाए थे और मैं अपनी भूख मिटाने के लिए। लेकिन अगर तुम मुझे प्यार करना चाहो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। आओ, मुझे प्यार करो। जले भुने मांस में लिपटी नंगी चुड़ैल ने अपने भयानक पंजे अपने करीब बैठे युवक की तरफ फैलाए। वह अपने साथी युवक के साथ उससे बचने की कोशिश में सिमटा जा रहा था, मगर बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। चुड़ैल ने दोनों हाथों से उसका सिर थाम लिया। वह हलक फाड़ कर चीखा। इसी के साथ चुड़ैल ने अपने लंबे दांत उसकी खोपड़ी में गाड़ दिए और उसका खून पीने लगी। उस युवक के प्राण कुछ पलों में ही निकल गए। उसके बराबर में बैठा युवक यह दृश्य देखकर तुरंत बेहोश हो गया। जिस समय चुड़ैल उस युवक का ताजा खून पी रही थी, उस समय अगली सीट पर ड्राइवर कबीर के बराबर में बैठे युवक ने किसी तरह दरवाज़ा खोल लिया और बेहद खामोशी से दरवाज़ा खोलकर भाग निकला। तभी चुड़ैल की नज़र उस पर पड़ गई।
वह गुस्से से फुंकारती हुई वैन से बाहर निकली और उस युवक की तरफ लपकी, मगर आश्चर्य, उसे वह कहीं दिखाई नहीं दिया। दूर दूर तक रात का सन्नाटा पांव पसारे हुए था। वैन से उतरा युवक चुड़ैल से बचने के लिए बहुत तेज भागा। अभी उसने 2-3 कदम ही उठाए थे कि अचानक वह फिसल गया। रात के अंधेरे में उसे ढलान दिखाई नहीं दी। ढलान पर लुढ़कते युवक का सिर किसी पत्थर से टकराया और फिर वह बेहोश हो गया। सुबह होने पर उसे होश आया। उसने देखा वह जिस पत्थर से टकराया था वह पत्थर नहीं बल्कि भगवान शिव की मूर्ति थी। उस युवक का नाम महेश था। महेश को अपने सिर में तेज दर्द का एहसास हुआ। सिर छूकर देखा तो पता चला उसके सिर पर मूर्ति से टकराने के कारण गहरा जख्म हो गया था, जिस पर खून सूख कर जम गया था। वह कठिनाई से उठा और शराबी की तरह झूमता हुआ सड़क पर आ पहुंचा। उसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा आ जाता था। अचानक किसी कार के ब्रेक लगे और महेश का जिस्म हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरा। महेश का जिस कार से एक्सीडेंट हुआ उसमें इंस्पेक्टर सोनोपत राव अपने ऑफिसर के साथ बैठा था। दरअसल वह खेत में खड़ी लाल वैन से मिली 3 युवकों की लाश का पंचनामा तैयार कराकर लौट रहा था। यूं तो वह क्षेत्र उसके अंडर में नहीं था, मगर शवों की हालत ठीक वैसी ही थी जैसी उसके क्षेत्र में घटी घटना से बरामद शवों की हुई थी। इसी कारण सूचना मिलते ही वह उस स्थान तक आ पहुंचा। महेश को सोनोपत राव ने तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टरी इलाज के बाद होश आने पर महेश ने सोनोपत को जो बयान दिया उसे सुनकर सोनोपत के ही नहीं बल्कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के भी होश फाख्ता हो गए। एक बार तो उन्हें लगा कि महेश सिर पर चोट लगने से अपनी मानसिक संतुलन खो चुका है, मगर डॉक्टरी रिपोर्ट ने उसे पूरी तरह स्वस्थ सिद्ध कर दिया था। लेकिन सोनोपत को भूत प्रेत व चुड़ैलों के अस्तित्व पर विश्वास नहीं था। इसका मतलब यह भी नहीं था कि वह नास्तिक था, मगर अंधविश्वासी नहीं था। जीवन में पहली बार उसके सामने ऐसा केस आया था जिसने उसके दिमाग के चूल्हे हिला दी थी। सोनोपत घटना स्थल के आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ करता रहा कि शायद उसे कोई चश्मदीद गवाह मिल जाए, मगर ऐसा कोई भी व्यक्ति उसे नहीं मिला जिसने उस वैन को आंखों से देखा भी हो। रात को जब वह दिन भर थका मांदा थाने पहुंचा तो उसे उसके मातहत ने वैन से मिले फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट दी और बताया, हॉस्पिटल में भर्ती महेश नाम के उस लड़के के फिंगरप्रिंट वैन की अगली सीट व दरवाजे पर मिले हैं। सोनोपत के दिमाग में झमाका सा हुआ। कहीं यह महेश ही खूनी तो नहीं है? अधिकांश मानसिक बीमारियां डॉक्टरी रिपोर्ट में नहीं आ पाती। क्या पता महेश किसी ऐसे मानसिक रोग से ग्रस्त हो जिसके कारण वह इस ढंग से हत्या करता हो। अक्सर विकट मानसिक रोगियों को हत्या करने का जुनून होता है, वह भी जुदा अंदाज में। यह ख्याल आते ही सोनोपत तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। महेश को इमरजेंसी रूम में रखा गया था क्योंकि उसकी हालत काफ़ी खराब थी। सिर पर भयानक चोट और दिल पर सवार दहशत के कारण वह बार बार बेहोश हो जाता था। संयोग से इस समय वह अपने वार्ड में अकेला था और होश में था। उसे खून भी चढ़ाया जा रहा था।
रात को करीब 11 बजे अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके अलावा भी वहाँ कोई है। लेटे लेटे ही उसने चारों तरफ नज़र घुमाई मगर वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके सिरहाने की खिड़की के पट एक झटके से खुल गए और सर्द हवा के झोंके खिड़की का पर्दा उड़ाने लगे। कमरा नाइट बल्ब के मध्यम प्रकाश से रोशन था। उसी समय उसे अपनी बाह में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने तुरंत उधर देखा मगर जो देखा वह इतना भयानक था कि उसके हलक से आवाज़ भी न निकल सकी। वही वैन वाली चुड़ैल उसके निकट खड़ी थी। महेश की बाह में लगी ब्लड की निडिल उसके हाथ में थी। उसे खींचने के कारण ही महेश को अपनी बाह में दर्द का एहसास हुआ था। निडिल के पाइप के सहारे वह चुड़ैल बोतल का खून पी रही थी। उफ, रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। कमजोर दिल का इंसान तो उस दृश्य को देखते ही मर जाए। खून की बोतल खाली करते ही चुड़ैल ने ठहाका लगाया और अपनी भयावह आवाज में बोली, तूने क्या सोचा था? मेरे पंजों से निकलकर तू बच जाएगा? मैं हाथ आए शिकार को कभी नहीं छोड़ती, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। कहते हुए उसने अपने भयानक पंजे महेश की तरफ बढ़ा दिए। तभी ठहरो! चुड़ैल की गर्दन घूमी, सिर्फ गर्दन। धड़ अपनी जगह स्थिर खड़ा था। रूम के दरवाजे पर खड़ा इंस्पेक्टर सोनोपत विस्मय व भय से फटी आंखों से इस दृश्य को देख रहा था। इंस्पेक्टर को देखते ही चुड़ैल कुर्राई और उसका धड़ भी गर्दन की तरह घूम गया। पहले तुझे ही मजा चखाना पड़ेगा। चुड़ैल सोनोपत पर झपटी। सोनोपत ने पीछे हटना चाहा मगर हट नहीं सका। उसकी हटने से पहले ही चुड़ैल के भयावह पंजे उसकी गर्दन पर आ चिपके और नाखून गर्दन में चुभने लगे। हड़बड़ाया हुआ और दहशत जदा सोनोपत समझ ही नहीं पाया कि क्या करे। उसने चुड़ैल के पंजों से अपनी गर्दन मुक्त कराने का भी प्रयास किया मगर चुड़ैल की ताकत के सामने उसकी एक न चली। मौत को सामने देखकर उसे ईश्वर का ख्याल आया और फिर उसने मजबूती से अपने पंजे चुड़ैल के विभत्स हाथों पर जमा दिए। तत्पश्चात श्री गुरु चरण सरोज रज हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। उसके मुंह से हनुमान चालीसा के पवित्र बोल निकलने लगे। चुड़ैल पूरी तरह छटपटाई। उसके पंजे सोनोपत की गर्दन से हट चुके थे मगर सोनोपत ने उसके हाथ नहीं छोड़े। ऐसा लग रहा था जैसे चुड़ैल भयंकर पीड़ा से गुजर रही है। वह सोनोपत की गिरफ्त से छूटने के लिए हवा में उड़कर दीवार से उसे टकराने लगी पर सोनोपत ने उसे नहीं छोड़ा। जैसे जैसे हनुमान चालीसा के दोहे आगे बढ़ने लगे वैसे वैसे उसकी शक्ति कम होने लगी। जब सोनोपत ने चालीसा पूरी की तो चुड़ैल ने अंतिम हिचकी ली और भयानक कुर्राहट के साथ उसका शरीर चलने लगा। सोनोपत ने उसके हाथ छोड़ दिए। कुछ ही पलों में चुड़ैल उस आग में भस्म होकर गायब हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय वीर बालाजी।